प्रैक्टिस करी थी कहीं? संकेत आप बताइए। लास्ट 2 महीने क्लास भेजी थी, इसको रीड करा, कुछ प्रैक्टिस करी? नहीं सर, एक्चुअली मैं ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ नहीं करता। ठीक है। आपने कुछ कल परसों तक करता हूँ। ठीक है। प्लानिंग मैंने स्टार्ट करी थी ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। चलो। सर वो वास्तु का देखा था, बट वास्तु में सर बहुत है ना, तो सब करने का भी तो कोई इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट। ओके। आपने कुछ प्रैक्टिस करी थी? अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ सर। हाँ ना, तुम्हारा क्लियर हो सकते। क्योंकि डाउट्स पूछते हुए चलो ज्यादा बेटर, चीजें समझ में ना आए दोबारा से डिस्कस करो वो बेटर है, क्योंकि आगे की जितनी भी डिटेल्स है सब इसके बेसिस पे है। आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। प्लानिंग करने का प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट टाइम और बताया भी, तो फिर भी कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आएंगी तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूँ। सर मेरे को एक डाउट है एक्चुअली। सर अभी अपन जो वास्तु वगैरह करते हैं अभी, भाई मैं तो सर बोलते हैं तो प्लांट्स वगैरह वो ऐसा मतलब ज्यादा तो फॉलो नहीं करते। अब देखा किचन वगैरह वो मोस्टली साउथ ईस्ट में मेंशन रहता है। मैं बताता हूँ वैसा होता है, बहुत सारे एरिया में वास्तु को फॉलो नहीं करा, और हाँ तो सर वो एरिया में सर कैसा मतलब नहीं तो वहां पर आप इंटीरियर करोगे ना, किचन के डायरेक्शन में होगा, बेडरूम कहाँ होगा, वहां पर एक इंटीरियर होगा। वास्तु कंस्ट्रक्शन में यूज करा जाएगा, प्लानिंग में यूज करा जाएगा, जब किसी का क्लाइंट का कंस्ट्रक्शन आएगा उसमें यूज करा जाएगा। तो फ्लैट वगैरह में अगर आप करोगे ना तो फ्लैट में वास्तु अलग हो जाता है, वास्तु फॉर इंटीरियर चला जाता है, यह है वास्तु फॉर आर्किटेक्चर, है ना। थोड़ा फ्लैट मतलब हम लोग ने किया था, तो उसमें साउथ वेस्ट में दोनों का ऐसा था कि कोई चीज का हम लोग कर सकते हैं कि वो हमेशा ये हो जाता है मतलब। देखो वास्तु के अंदर एक हाँ वो फिर नहीं फिर वो थोड़ा सा टर्म्स कंडीशन अलग हो जाती है। फिर इंटीरियर में, हाँ इंटीरियर में जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हाँ वो दोष हटाने के लिए मतलब ये तो नहीं कर सकते कि, हाँ ये तो नहीं कर सकते कि पूरा घर तुड़वा के फिर से बनवाए, ये तो नहीं हो सकता। तो वो छोटी मोटी चीजें होती है, वो एक अलग चीज होगी, बट नॉर्मली वास्तु यूज करा जाता है बिल्कुल फ्रेश कंस्ट्रक्शन पे। हाँ अगर आप कोई इंटीरियर बना रहे हो तो इंटीरियर में आप फॉलो कर सकते हैं फर्नीचर किस डायरेक्शन में होगा, वॉल का कलर वास्तु के बेसिस पे क्या ले सकते हैं, वो सब परफेक्टली ठीक रहता है इसमें। प्लानिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्लानिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि एक बार प्लानिंग वाला लेक्चर सभी लोग स्टडी करना, जो चीज समझ में नहीं आएगी मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं। डाउट्स नहीं आएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसी तरह डाउट्स सभी लोग पूछो, चीजें क्लियर भी होंगी, होने कोई फायदा नहीं। अपग्रेड अपनी स्किल्स को अगर आपको अपग्रेड करना है ना तो ऐसे नहीं हो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, ताकि प्लानिंग पे काम करने का टाइम मिले आप लोगों को। फ्लोर प्लान हम लोग बनाते हैं, हम लोग ड्राइंग्स अलग अलग क्रिएट करते हैं अपनी वर्किंग के बेसिस पे, जैसे कि हम लोगों ने फ्लोर प्लान्स क्रिएट करा। नंबर 1 फ्लोर प्लान्स कंप्लीट करने के बाद फिर बात आती है, इसमें एक और डिटेल होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे कहते हैं डोर विंडो शेड्यूल्स।
डोर विंडो शेड्यूल से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो थोड़ा सिंपल भी है और काम करने में दिक्कत भी नहीं होगी, विच इज कॉल्ड फर्नीचर लेयर। पहले आज ही डिस्कस कर। होता क्या है कि हम एक डिटेल्स में एक प्लानिंग के अंदर सारी चीजें इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अलग अलग डिटेल्स को क्रिएट करते हैं। जो आर्किटेक्ट वर्किंग ड्राइंग क्रिएट करता है उनका मेन रोल यही होता है, वो अलग अलग डिटेल्स बनाता है ताकि इसकी रिक्वायरमेंट है तो वो डिटेल्स फॉरवर्ड करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है तो वो डिटेल्स फॉरवर्ड करते हैं। अब अगर हमने फर्नीचर फ्लोर प्लान पे काम करा, फ्लोर प्लान पे सारी चीजें इंक्लूड करी, फिर हमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, फिर हमें रिक्वायरमेंट होती है फर्नीचर लेआउट। पूरा एक हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है भाई, फर्नीचर लेआउट का एक ड्राइंग दो, कहाँ पर क्या चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे काम करवाएं। फिर हम ड्राइंग्स बनाते हैं अपनी एक फर्नीचर लेआउट की। लेकिन इस पार्ट पे काम करने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो हमें थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आप फर्नीचर लेआउट पे काम कर रहे हैं तो आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है। अब बेसिक फंडामेंटल्स क्या क्लियर होने चाहिए? क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो, यही नहीं पता कि स्पेस प्लानिंग क्या होती है। काम करने जा रहे हो इंटीरियर के पार्ट पे, यही नहीं पता कि स्टैंडर्ड साइजेस क्या क्या होते हैं। सब बहुत सारी फर्नीचर के स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने पहले डिस्कस भी करा था, हमने बताया भी था। उनको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटीरियर के अंदर क्या होता है ना, हम कोई भी चीज अगर दे रहे हैं तो ऐसे नहीं दे सकते जब तक उसके बारे में ना बताओ, किस एरिया में क्या चीज दे सकते हैं, क्या परफेक्ट रहेगी, ये सब तो बेसिक पता होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम फर्नीचर लेआउट पे काम कर रहे हैं ना, तो हमें फर्नीचर की इंफॉर्मेशन होना इम्पोर्टेंट। जैसे कि क्या, किंग साइज बेड कहाँ पर होता है और कितने साइज के साथ होता है। मेजर 72 into 78 inches and are suitable for master bedrooms that are at least 12 feet wide। 72 into 78 inches का होता है इसका साइज, and suitable for master bedroom that are at least 12 feet wide। ये चीज क्लियर है कि अगर हमारे पास मास्टर बेडरूम होगा तो ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया कि हम वहां पर क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। क्वीन साइज बेड, क्वीन साइज बेड मेजर 60 into 78 inches and are suitable for compact या स्मॉलर बेड। आपको अगर हमारे पास कोई स्मॉलर बेडरूम है, छोटा एरिया है 10x10 का, 10x9 का, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्वीन साइज बेड 60 into 78 इंचेस का साइज के साथ हम वहां पर दे सकते। सिंगल बेड मेजर 36 into 72 inches and are ideal for kids या single persons bedroom। सिंगल बेड 36 into 72 इंचेस कहां पर दे सकते हैं, किड्स या सिंगल पर्सन बेडरूम के लिए। एक तो ये पॉइंट हो गई। फिर फर्नीचर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना, उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो हम काम कर रहे हैं ना आपका फर्नीचर पे, तो एक बेडरूम है, उस बेडरूम में अगर हमारे पास क्वीन बेड है तो उसकी बेड साइड टेबल का साइज हम कितना ले सकते हैं, क्या साइज लेके हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ बेड साइड टेबल बिटवीन 21 to 36 इंच। ये बिल्कुल क्लियर ही कहा गया है। The length of bedside table range between 21 to 36 inches and the depth should be approximately 15 inch। मतलब 21 से 36 इंच के बीच आप लेके चल सकते हो और 15 से 16 इंच की डेप्थ आप स्टैंडर्ड अपने क्लाइंट को डिजाइन करके दे दें। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कहा गया। वार्डरोब दे रहे हो आप,
आपको वार्डरोब की स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं पता है, आपको वार्डरोब के बारे में नहीं पता है कि आप वार्डरोब ले रहे हो तो क्या है, कैसे है। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ हिंज वार्डरोब पैनल्स वेरीज बिटवीन 18 एंड 24 इंचेस। 18 and 24 inches. The depth of the wardrobe should be at least 24 inches. 24 से 26 तक ली जा सकती है। And its height should match the lintel level of the door, which is usually 7 feet. 7 फीट भी रखते हैं और जो सीलिंग हाइट को टच करता है वहां तक भी हम देते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलाउ क्लियरेंस ऑफ 36 to 48 inches in front of the wardrobe। मतलब कि क्या कि अगर आपने कोई बेडरूम बनाया, बेडरूम बनाने के बाद लेफ्ट में या राइट में, देखो हमारे पास राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, तो कितना गैप छोड़ना चाहिए। तो अगर हम मेजर करें अपनी ड्राइंग को, तो हमने यहाँ पर दिया है 4 फीट 7 इंचेस, और यहां से अगर हम मेजर करें 3 फीट 9 इंचेस। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है हमारा? स्टैंडर्ड कहता है कि आप 36 to 48 इंचेस, 3 से 4 फीट, बिल्कुल क्लियर है। 36 से 48 इंच in front of the wardrobe, depending on its panel size, so that there is enough space for circulations, even if the wardrobe fitters are okay. Simple. इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक इंटीरियर डिजाइनिंग में एक वर्ड यूज होता है जिसे कहा जाता है स्पेस प्लानिंग, विच इज कॉल्ड स्पेस प्लानिंग। कहां पर कौन कौन सी चीजें आप दे सकते हो। अब जैसे टीवी डिस्टेंस फ्रॉम द बेड कितना होना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल अगर आप बेडरूम में दे रहे हो उसका साइज आप कितना लेके चल सकते हो, उसके ड्रॉर वगैरह आप कितना लेके चल सकते हो, स्टडी टेबल अगर आप दे रहे हो उसका साइजेस क्या क्या होंगे, ये हर एक पार्ट, हर एक फर्नीचर की इंफॉर्मेशन होना कंपल्सरी है। एक तो हो गया ये पॉइंट, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि प्रोफेशनली काम करने के लिए ना हर एक चीज का नॉलेज होना, उसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बेडरूम के साइजेस पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि क्या, बाथरूम डिजाइन करोगे, बाथरूम के अंदर क्या क्या होता है, वैनिटी का पार्ट, कौन कौन सी वैनिटी होती है, फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज। फर्नीचर लेआउट का मतलब होता है कि हर एक चीज को सिस्टमेटिक वे में बनाना, हर एक चीज को प्रॉपर डायमेंशन और डिटेल्स के साथ क्रिएट करना। फर्नीचर लेआउट का काम होता है कि आप जो चीजें बना रहे हो आपको कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ताकि आप अपने सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन कर सको। और इसमें 90% लोग क्या करते हैं, चीजों को सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट। अब आपको पता है कि हम बाथरूम के अंदर क्या दे सकते हैं, फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज। अब फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज होता क्या है? फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप एंड ग्रेट फॉर मोस्ट bathroom. They resemble a change of drawers and stand on the floor on their own, without needing support from walls. These vanities comes in countless designs and sizes. एक होता है wall mounted vanities, also known as floating vanities. Wall mounted options are attached to the wall and do not touch the floor. Floor को touch नहीं करेगा, wall में fix रहेगा. This style can make a bathroom look more spacious and modern. And wall-mounted vanities are perfect for contemporary bathrooms and smaller space because they keep the floor visible and clear. Corner vanities दिया होता है। Corner vanities का मतलब क्या होता है? Corner vanities are designed to fit into a corner. कहाँ यूज करी जाती है? जहां पर हमारे पास एक स्पेसिफिक कॉर्नर होता है, वहां पर हम कॉर्नर में फिक्स करके दे सके, मतलब स्पेस पे यूटिलाइज कर सके, उस बेसिस पे हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, कॉर्नर वैनिटीज। ठीक है, अब इसके बारे में मैक्सिमाइजिंग स्पेस इन स्मॉल बाथरूम्स, दे आर एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर टाइनी स्पेसेस दैट कैन नॉट accommodate large features, although they may offer less storage and counter spaces. डबल सिंक वैनिटीज आपकी आती है, उसकी भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, आइडियल फॉर शेड
या फैमिली बाथरूम्स के लिए यूज करा जाता है। डबल सिंक वैनिटीज हैव टू सिंक्स ऑफरिंग कन्वीनियंस एंड सेविंग टाइम ड्यूरिंग बिजी मोड। वेसल सिंक वैनिटीज होती है, इसकी अलग स्पेसिफिकेशंस होती है, अलग थीम होती है। कैबिनेट स्टाइल वैनिटीज आती है, का अलग थीम होता है, अलग पर्पज होता है उसका। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स हैं, इनके बारे में जब तक हमको नहीं पता होगा तो हम फर्नीचर लेआउट पे काम नहीं कर सकते। इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, हमें इनकी स्पेसिफिकेशंस को भी समझना पड़ेगा। क्यों? किसी चीज को ड्राइंग्स में मेंशन करना और उसको डिजाइन करना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई चीज बना रहे हैं, उसको मेंशन करना है, जब तक मुझको नहीं पता है उसके बारे में, तो हम सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोई मुझसे पूछेगा आपने यहाँ पर क्या फर्नीचर यूज करा है, तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? हर एक चीज के एक पार्ट नहीं होते, उसके अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। उनके अलग अलग नेम होते हैं, अलग अलग डेफिनेशन होती है, स्पेसिफिकेशन होती है इनकी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एक चीज नहीं आती है, अगर इनको हम देखा जाए तो इनके बहुत सारे नेम्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, और जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वहां पर दिए जाते हैं, है ना। टीवी यूनिट, इसका पर्पस क्या है, इसको कहाँ पर दे सकते हैं, मेन यूज कहाँ पर है इसका, है ना, उसको डिवाइड करा गया है। कंटेम्प्रेरी टीवी यूनिट क्या होता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, है ना। फ्लोर टू सीलिंग टीवी यूनिट, ये भी एक नेम है हमारा। Floor to ceiling TV unit are one of the type of TV stand that extend from the floor to the ceiling, and they create a large and imposing storage and display solution. These units typically offer a lot of storage with shelves and compartments for your TV media and components. इसी में और भी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि क्या, मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट। बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं पता हो, उसके फीचर्स नहीं पता हो, इसे क्या है, क्यों है, किस लिए दिया जाता है। इन सब चीजों के बारे में जानना और उनकी थ्योरी को याद करना, क्योंकि जब तक आप इसकी थ्योरी याद नहीं करोगे तब तक उसको डिजाइन करके देना यूजलेस है। ये बात ध्यान। क्यों? क्योंकि एक डिजाइनर का काम होता है कि उसको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन हो, उसको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, है ना। टीवी यूनिट विद स्टडी अ वर्क स्पेस, टीवी यूनिट that extend into study units are pieces of furniture that combine a TV stand with a desk, the work area. इसलिए इसका नाम ये पड़ गया। And these units are designed to provide a complete home entertainment and work solution and are ideal for homes where space is limited. और भी कैटेगरीज है। एक आता है टीवी यूनिट विद अ वैनिटी स्पेस। अब टीवी यूनिट विद अ वैनिटी स्पेस का काम क्या होता है? टीवी यूनिट विद अ वैनिटी are a type of furniture that combine a TV stand with a built-in vanity. And these units are designed to provide a complete home entertainment and grooming solutions and are ideal for homes where space is limited. TV unit with a vanity typically features a TV stand with a shelf, a compartment of your TV and media component. और भी बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। टीवी यूनिट विद WFH, वर्क फ्रॉम होम डेस्क, है ना। तो इनके नेम और फीचर्स सबके अलग अलग होते हैं। तो ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी यूनिट के स्टाइल्स। तो इनको मैं शेयर करूंगा और आप लोग भी इनकी प्रैक्टिस करना, जो चीज समझ में ना आए वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, अब बात ये आती है कि किसी भी प्लानिंग के अंदर फर्नीचर्स वगैरह को मेंशन करने का प्रोसेस क्या है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, सारी चीजें आप दे सकते, मेंशन कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, उसको देना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नॉर्मली हम जो काम करते हैं ना उसके बेसिस पे। ड्राइंग कहने के लिए सिर्फ ये ड्राइंग है, लेकिन जब आप काम करोगे ना तब इसका अभी सिर्फ हमारे लिए ये नॉर्मल से ड्राइंग है ना, ये बात ध्यान रखिए।
तो पहले क्या लिखना है, पहले आपको ये लिखना है कि हम ड्राइंग्स के अंदर ये फीचर्स को प्लेस कैसे करेंगे। बहुत सारे केस में क्या होता है कि बच्चा कैड ब्लॉक्स कॉपी पेस्ट करता है ड्राइंग्स के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे पहले समझाने के लिए, उसके बाद फिर उस पर काम करूंगा। तो मैंने रेफरेंस के लिए प्रोजेक्ट शेयर करा था। कैड ब्लॉक्स का यूज ड्राइंग के अंदर नहीं करें। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये, कैड ब्लॉक्स हम ड्राइंग्स में यूज नहीं करते। हाँ, अगर हमारे पास कैड ब्लॉक्स हैं तो हम उन कैड ब्लॉक्स को स्टैंडर्ड साइजेस में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मैं ये लाइब्रेरी शेयर करूंगा कैड ब्लॉक्स की सभी लोगों को। अब आप क्या करना, जैसे कि आप बेडरूम में फर्नीचर समेशन करने जा रहे हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी मॉडल्स हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जो बच्चा यहाँ पर गलती करता है वो क्या करता है कि बहुत डेकोरेटिव मॉडल्स यूज करता है ड्राइंग्स के अंदर। वो क्या करेगा, बहुत डेकोरेटिव मॉडल्स यूज करेगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज हमें नहीं करनी है। आप क्या करोगे, आप उस पार्ट को, उस ब्लॉक्स को स्टैंडर्ड साइज पे पुट करोगे बस। जैसे कि क्या, ज्यादा डेकोरेटिव मॉडल नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए। ये कंट्रोल सी, आप कॉपी करो, कंट्रोल सी करके अपनी ड्राइंग पे आओ, कंट्रोल बी, यहां पर हम क्या लेंगे, कंट्रोल वी, यस, ठीक है। साइज बहुत बड़ा आएगा, साइज स्टार्टिंग में बड़ा आएगा, इसमें स्केल कर लो, ऐसी एंटर करिए, ठीक। एक्सप्लोर कमांड हो, एक्स एंटर, आप क्या करोगे, सेलेक्ट करके एक्स एंटर। अब एक्सपोर्ट से क्या हुआ, हमारा सारे पार्ट्स अलग अलग यहां पर एक्सप्लोड हो गए, टूट गए। साइड टेबल मूव कर ली, क्योंकि ये हमारे यूज का नहीं है, इसको भी मूव करना, सेलेक्ट एंड मूव, ठीक है। अब हमने ऑफसेट लिया, जो भी साइज आपका है जो देना चाहते हो, पहले हम लेंगे इसको स्केल, एक लाइन ड्रॉ कर लो, पहला एक साइज ले लो, इसमें आपने फर्स्ट साइज ले लिया, ठीक। पहला साइज लेने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एससी एंटर, पहला पॉइंट क्लिक करो, आर एंटर, रेफरेंस, आर एंटर करने के बाद जो लाइन ड्रॉ करिए उसका पहला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सिलेक्ट करके सी एंटर, पॉइंट, हाँ वॉइस, सेलेक्ट एससी एंटर, क्लिक करके आर एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, देन पी एंटर करके लाइन का पहला और लास्ट पॉइंट, तो हमारी एक पार्ट फिक्स हो गया। अब हम ऑफसेट ले लेंगे, जो भी हमारा साइज है वो हमने साइज का ऑफसेट ले लिया, ठीक है। एक्सटेंड करा लो और स्ट्रेच कर लो चीजों को इस तरह, ठीक। एक तो हो गया ये।
अब क्या करना है हमें, ठीक है, आप थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो चीजों को। आपने ट्रिम करा, ट्रिम करके कुछ भी ज्यादा डेकोरेटिव नहीं करना, बहुत थोड़ा सा। देखो हम डेकोरेट करते हैं चीजों को डेकोरेट करेंगे, लेकिन इंटीरियर में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आर्किटेक्चर में नहीं। अब आती है साइड टेबल की बात। अब आपने साइड टेबल का साइज स्टैंडर्ड निकाला, वहां पर जो भी था बनाया, ऑब्जेक्ट लिया, सेलेक्ट करा, ग्रुप, सेलेक्ट, मूव, सेलेक्ट करके उठा के यहां पर प्लेस कर दिया। तो ये जो हमारा होगा काम, ये हमारा होगा स्टैंडर्ड के बेसिस पे। मतलब इस तरह हमें हर एक फर्नीचर्स को कस्टमाइज करके वहां पर प्लेस करना होगा। इस तरह हम काम करेंगे, ये होगा प्रोसेस में। अब दूसरी चीज, ज्यादा डेकोरेट नहीं करना है मॉडल्स को, बिल्कुल भी। ये अगर आपकी वार्डरोब है तो आप क्या करोगे, वहां पर हैच दोगे, हैच एंटर करके, ठीक है, मॉडल नहीं, सिर्फ हैच, हैच एंटर, NSI 31, एक पॉइंट, सेलेक्ट, साइज अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करो, एंगल 45, क्लोज। टीवी यूनिट है हमारी यहाँ। तो अब आप क्या करोगे, मैंने बोला था ना, आप अपने पास सारी चीजें पहले से डिजाइन करके रख लोगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि एक एक चीज को बैठ के बनाओ। इस तरह हर एक फर्नीचर्स को स्टैंडर्ड साइजेस पे पुट करके आप वहां का मेंशन करते। अब जैसे वो हमारा बेडरूम भी हो सकता है, वो हमारा किचन भी हो सकता है, वो हमारा हर एक स्पेसिफिक एरिया हो सकता है। मतलब ज्यादा कुछ इसमें काम करना नहीं है, फर्नीचर लेआउट के अंदर सिर्फ फर्नीचर्स को मेंशन करना है। ड्राइंग को कॉपी करके आप अलग लेके आओगे, ड्राइंग को आप कॉपी करके अलग रखोगे, और उसके अंदर आप ओवरऑल फर्नीचर दोगे। ये बेड है, ये टीवी यूनिट है, ये वार्डरोब है, ये हमारा वॉशरूम हो गया, वैनिटी का पार्ट हो गया, ये हमारा सिंक हो गया, यहाँ पर डाइनिंग टेबल होगी। सबको स्टैंडर्ड साइजेस पे उनको पहले पढ़ोगे, उसके बाद उनको स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट करके ब्लॉक बना के फिर उसको ड्राइंग के अंदर मेंशन करोगे। क्या करोगे, ये हमारा फ्लोर प्लान होगा, आप उसे कॉपी करो। अब आप यहाँ पर टॉपिक का नाम डाल दोगे, क्या, फर्नीचर। यहाँ पर आपने डाल दिया दिस वन इज फर्नीचर निकाल, फर्नीचर लेआउट, प्लेस करते हैं, सेलेक्ट एंड, और उसके अंदर आप कोई भी डिटेल एक्स्ट्रा नहीं रखोगे। मतलब डायमेंशंस, ग्रिड लाइंस वगैरह जो हमने प्लानिंग में एक्सप्लेन करा है। अब नेक्स्ट मैं सबका असाइनमेंट लूंगा, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, आगे नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं। सारी डायमेंशंस को, इनर डायमेंशंस को सबको रिमूव कर देना, सेलेक्ट सिमिलर, और बाकी सबको डीसेलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ और डिलीट। तो वहां पर सिर्फ फर्नीचर पे ही हमारा मेन फोकस रहेगा, और कोई भी अदर चीज हम वहां पर ड्राइंग्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो, बहुत छोटी सी चीज हमने एक्सप्लेन करी थी, इसलिए ताकि प्लानिंग पे पहले काम करो। पहला काम ये करो, प्लानिंग को कंप्लीट करो सभी लोग। दूसरा पॉइंट, प्लानिंग आपकी जब कंप्लीट हो जाए फिर आप फर्नीचर पे काम करो, ड्राइंग देखेंगे, इंप्रूवमेंट देखेंगे किसकी क्या है, फिर आगे इस पे काम करना स्टार्ट, ठीक है। बताओ।